बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। हम लोग आयन, आइसोटोप्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स के मुतालिक बात कर चुके हैं। अब हम आइसोटोप्स के हवाले से अगली बात करेंगे, वो है आइसोटोप्स की आइसोलेशन और इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास की डिटर्मिनेशन ऑफ द आइसोटोप्स। इसके लिए जो सबसे बेहतर टेक्निक हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बच्चों ताल्लुक किससे है जी? डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को अब हमने देखना ये है कि आइसोटोप्स को आइसोलेट कैसे किया जाएगा। इसमें मज़ीद एक बात ये कि एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस और एग्जैक्ट रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस को भी डिटरमिन किया जा सकता है इस मेथड से। ठीक है जी। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास कितने किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद हैं। ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ का एक ड्रॉबैक सिर्फ ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ गैशियस मटेरियल्स को हैंडल कर सकता था। लिक्विड या सॉलिड स्टेट में अगर कोई मटेरियल मौजूद है तो उसको वो नहीं कर सकता था। नंबर 2, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि इस वक्त मेरे पीछे अकब में बोर्ड पर बना हुआ है, इसी को आज हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसकी मदद से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को कैसे अलग-अलग किया जाता है और फिर उनकी रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखी जाए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिर्फ इतनी ही टेक्निक नहीं है कि ये आइसोटोप के मैसेज या रिलेटिव अबंडेंसेस या इस तरह की कोई और बात करेगी। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जो अब मौजूदा दौर में लेटेस्ट एडवांसमेंट के साथ और मुख्तलिफ और टेक्निक के साथ कंपाइल करके इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखना है कि हम अपने लेक्चर को कन्फाइंड करेंगे कहाँ पर? एलिमेंट्स तक, एलिमेंट्स और आइसोटोप्स तक हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं जी कि ये कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है, हाउ टू सेपरेट आइसोटोप्स। हाउ टू सेपरेट आइसोटोप्स। हाउ टू सेपरेट आइसोटोप का मतलब ये कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमारा मौजूद है इसका बेसिक क्या है, ये हाउ टू सेपरेट आइसोटोप का क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस करना है। तो आइसोटोप, क्या डिफरेंस है जी आइसोटोप में? एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है और मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। यानी हमें कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है जिसमें आइसोटोप्स को उनकी मासेस की बुनियाद पर अलहदा किया जाए। एंड वी हैव 2 टेक्निक्स। नंबर वन इज एक्सेलरेशन। Newton's second law of motion says this: A is inversely proportional to mass. Greater the mass, lesser is the acceleration. Lesser the mass, greater is the acceleration. यानी अगर हमारे पास प्रोटियम मौजूद है, ड्यूट्रियम मौजूद है और ट्राइटियम मौजूद है, हम उसको बोर्ड के एक कॉर्नर से एक्सेलरेट करते हैं और दूसरे कॉर्नर तक हम उसको पहुंचाते हैं, तो जिस आइसोटोप की मास सबसे कम है वो सबसे पहले इस बोर्ड के एंड तक पहुंच जाएगा, यानी प्रोटियम। दूसरे नंबर पर ड्यूट्रियम आएगा और तीसरे नंबर पर ट्राइटियम आएगा। तो एक्सेलरेशन एक टेक्निक ऐसी है जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स को अलहदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेपरेशन तो हो जाती है, आइसोलेशन नहीं होती। यानी अगर यहाँ से प्रोटियम और ड्यूट्रियम और ट्राइटियम इस एंड से चलते हैं और इस एंड तक पहुँचते हैं तो पहले एक पहुँचेगा, फिर दूसरा पहुँचेगा और फिर तीसरा पहुँचेगा, अल्टीमेटली तीनों ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे रिसीविंग एंड पर सिर्फ एक आइसोटोप पहुँचे, दूसरा पहुँच ही ना पाए। तो सर ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये देखें, दूसरी जो हम बात इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों, mv²/r है। mv²/r। अब इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि फिर मास मौजूद है, यानी ग्रेटर द मास, व्हाट अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टू बी प्रोवाइडेड फोर्स, वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो कहता है कि इफ वी वांट
the materials of different masses with the same radius, with the same velocity, we have to change this centripetal force. यानी ग्रेटर मैस वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ानी पड़ेगी और कम मैसेज वाले के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर प्रोवाइडेड फोर्स सेम हो तो क्या होगा, तो होता ही है कि फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह से अगर ए, बी और सी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं एंड दे हैव टू बेंड इन दिस, और हम ये कहते हैं कि जिसकी मैस जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी मैस जितनी ज़्यादा होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज किए बगैर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लॉन्गेस्ट पाथ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा या कवर करने की कोशिश करेगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज़्यादा होगा। तो सी की मैस अगर ज़्यादा है तो ये आगे जाएगा, बी की मैस अगर कम है तो ये करीब गिरेगा, और अगर ए की मैस सबसे कम है तो ये सबसे करीब आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स में अगर ए की मैस सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे दूर चला जाएगा ऐसे, और अगर बी की मैस कम है तो ये नज़दीक गिरेगा, और अगर सी की मैस सबसे कम है तो ये सबसे नज़दीक गिर जाएगा। इस सारी बात को इस्तेमाल किया जाएगा अब इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में जो आपके लिए यहाँ पर ड्रा किया गया है। इसके मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं। बेटा जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जाता है तो इंस्ट्रूमेंट को हमेशा उसके चैम्बर वाइज यानी उसके जो पार्ट्स हैं उस तरह पढ़ा जाता है। तो देखें, एक चैम्बर का नाम हमारी किताब में लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने डिज़ाइन में बनाया नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी नियॉन इनलेट, यानी यहाँ से नियॉन गैस अंदर जा रही है। नियॉन गैस क्योंकि ऑलरेडी मोनोएटॉमिक गैस है, उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद ही नहीं होते, उसमें एटम ही मौजूद होते हैं, उसको एटम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर वो ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चैम्बर मौजूद होता है जिस चैम्बर का नाम क्या है जी, इस चैम्बर का नाम है बच्चों वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। वोलेटिलाइजेशन चैम्बर में किया क्या जाएगा, वोलेटिलाइजेशन चैम्बर में ये काम किया जाएगा। द टेम्परेचर इज केप्ट एज हाई एज 500 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज केप्ट लो एज 10 raised to the power -7 torr to 10 raised to the power -6 torr। अब ये प्रेशर कितना कम होता है इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। इट इज़ 760 मिलियन टाइम लेसर देन दिस नॉर्मल एयर प्रेशर। इस एयर प्रेशर से 760 मिलियन टाइम कम है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ इस चैम्बर के अंदर मौजूद होगी इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, और वेपर्स के बाद वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दीज न्यूट्रल एटम्स आर देन इंजेक्टेड इनटू द नेक्स्ट चैम्बर। नेक्स्ट चैम्बर में आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास हीटेड फिलामेंट मौजूद है जो किसी न किसी डिवाइस की मदद से हीट किया जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी बीम नीचे की तरफ आ रहा है और ये न्यूट्रल एटम इसमें से पास होंगे। न्यूट्रल एटम जब इस हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से पास होंगे दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कैटायंस, जो हमने ऑलरेडी आयॉन्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया जी। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस पॉजिटिव प्लेट में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। वैक्यूम पंप मौजूद है क्योंकि हमें इसको बार बार इस्तेमाल करना है, तो वैक्यूम पंप की ज़रूरत मौजूद है। देन वी हैव द नेगेटिव ग्रिड। दिस नेगेटिव ग्रिड इज एक्चुअली एक्सेलरेशन चैम्बर। दिस वाज आयोनाइजेशन चैम्बर, दिस वन इज एक्सेलरेशन चैम्बर। इसका काम क्या है कि ये यहाँ से 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करता है और आयॉन्स को अपनी तरफ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बच्चे पूछते हैं कि ये आयॉन्स जो कैटायंस हैं वो इस ग्रिड के साथ स्टिक क्यों नहीं हो जाते, स्ट्रिंग क्यों नहीं हो जाते, ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसकी रीज़न ये है कि दे हैव वेरी हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी की वजह से इनका इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि ये इन सुराखों में से गुजर के सीधे आगे गुजर जाते हैं। और यहाँ पर हम कॉलीमेटर बनाते हैं कि अगर कोई आयन इधर को जा रहा है तो वो इस जगह से टकरा कर रुक जाए, सिर्फ इस स्लिट में से पास होकर आगे जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन चैम्बर।
अब एक्सेलरेशन चैम्बर से गुजरने के बाद दीज आयॉन्स आर फेड इनटू द एनालाइजर मैग्नेट रीजन। यहाँ पर मैग्नेटिक रीजन स्टार्ट हो जाता है, यही असल में इनको सेपरेट आउट करेगा और इसको सेपरेट आउट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेगा मास टू चार्ज रेशो h² r/2e। ये हमारे पास फार्मूला है मास टू चार्ज रेशियो के मुताबिक। व्हाट इज h? वो कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पर ये बेंड होंगे। और E क्या चीज़ है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है। अगर ये मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पर मौजूद ना हो तो फिर दे विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आयॉन्स सीधे गुजर जाएंगे। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, एवरी चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव्स इट डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ये जो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे और फिर ये इस कर्व पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। जैसी इस तरह से ये ट्रैवल शुरू हो जाएगा ऐसे, और ये सीधे जाकर आयन कलेक्टर को जाकर टकराएंगे। किसको टकराएंगे जी? आयन कलेक्टर को। इसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं। इन टेक्निकल स्पीकिंग इसको हम इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ये यहाँ पर आकर टकराएगा। ये एक बहुत ही माइन्यूट, बिल्कुल हल्का सा एक पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स, जिसको एम्पलीफायर की मदद से इसको इन्हांस किया जाएगा। इस एम्पलीफायर को इन्हांस, सिग्नल को इन्हांस करने के बाद मैस स्पेक्ट्रम डेवलप किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये हमारे पास क्या चीज़ है जी? ये हमारे पास मौजूद है डिस्प्ले डिवाइस, और आप कह सकते हैं कि ये एक प्रिंटर है जिसकी मदद से एक मैस स्पेक्ट्रम डेवलप हो जाएगा। मैस स्पेक्ट्रम कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है? मैस स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पर मैस नंबर प्लॉट किया जाएगा और वाई एक्सिस पर रिलेटिव एबंडेंस प्लॉट की जाएगी। सर ये रिलेटिव एबंडेंस आएगी कहाँ से? दिस रिलेटिव एबंडेंस अराइज फ्रॉम द आयॉन्स दैट आर स्ट्राइकिंग ऑन दिस वॉल। ये जो आयन कलेक्टर की वॉल है, इस पर जितने आयन आकर टकराएंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी रिलेटिव एबंडेंस ज़्यादा होगी और उतनी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कि हमारे पास मौजूद है नियॉन, तो नियॉन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, और नियॉन 20 की देखा गया है कि रिलेटिव एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, 90.92। सर मतलब ये है कि इसके अंदर नियॉन के कैटाइन सबसे ज़्यादा यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से ये रिलेटिव एबंडेंस बन रही है। तो जिस वक्त, अब इम्पॉर्टेंट बात, जिस वक्त नियॉन 20 के आयॉन्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं उस वक्त नियॉन 21 के और नियॉन 22 के आयॉन्स यहाँ स्ट्राइक नहीं कर रहे, वो कॉलीमेटर में कहीं कॉलीमेटेड हो चुके हैं। वो कहते हैं बाय एडजस्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ। आई रिपीट, बाय एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ, अदर कैटाइंस आर मेड टू फॉल ऑन द आयन कलेक्टर, जिसकी मदद से फिर उनकी रिलेटिव एबंडेंसेस फाइंड आउट की जाएंगी और यहाँ पर प्लॉट की जाएगी। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगी? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो शुरू में लिखा गया, वो कैसे आएगी? तो उसके लिए ये किया जाता है, द सेम एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड विद नियॉन 20 इज अगेन रिपीटेड फॉर कार्बन 12। सिर्फ कार्बन 12, कार्बन के तीनों आइसोटोप नहीं फीड करने इसके अंदर, बल्कि सिर्फ कार्बन 12 फीड किया जाएगा और उससे वहां से करंट स्ट्रेंथ को मेजर किया जाएगा। वो कहता है कंपैरिजन ऑफ द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12, नियॉन 20, कार्बन 12, नियॉन 21, कार्बन 12 और नियॉन 22 विल गिव द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैसेज ऑफ द आइसोटोप्स, और फिर उनको आगे एवरेज एटॉमिक मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है। आखिरी बात कि सिर्फ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज नॉट ओनली द टेक्निक कि जिसकी मदद से ये काम किया जाता है, हर वो टेक्निक जो मैस के ऊपर डिपेंड करेगी, हर वो टेक्निक जो मैस के ऊपर डिपेंड करेगी, उससे ये काम किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।